नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने चीन द्वारा सीमा पर बनाए जा रहे बुनियादी ढांचे को लेकर कहा है कि भारत चीनी पक्ष की तरफ से हमारे सीमावर्ती इलाकों में किए जा रहे ढांचागत निर्माण की सावधानी पूर्वक निगरानी करता है। इसमें पश्चिमी क्षेत्र और अधिक दूरी वाले इलाकों में बनाया जा रहा ढांचागत निर्माण शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने अपनी रणनीतिक जरूरतों के लिए बल्कि क्षेत्रीय विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी बुनियादी ढांचे का विकास किया है। बागची ने यह भी कहा कि उन्होंने अमेरिकी जनरल फ्लिन के चीनी आक्रामकता वाले बयान की रिपोर्ट देखी है। हालांकि जनरल फ्लिन के बयान पर उन्होंने कहा कि वो कुछ नहीं कहना चाहते। बता दें कि बुधवार को एक शीर्ष अमेरिकी जनरल ने लद्दाख थिएटर में एलएसी की दूसरी तरफ चीनी गतिविधियों को चौंकाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है वो चिंताजनक है। चीन ने भारत से लगी सीमा पर रक्षा बुनियादी ढांचा स्थापित करने को लेकर अमेरिका के शीर्ष जनरल की आलोचनात्मक टिप्पणियों को निंदनीय बताया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने अमेरिकी सेना के प्रशांत क्षेत्र के कमांडिंग जनरल चार्ल्स ए फ्लिन की टिप्पणियों के बारे में कहा कि कुछ अमेरिकी अधिकारी आग में घी डाल रहे हैं और उंगलियां उठा रहे हैं। ये निंदनीय है। हम उम्मीद करते हैं कि वे क्षेत्रीय शांति व स्थिरता में योगदान के लिए ज़्यादा काम करेंगे। झाओ ने कहा, ये सीमा विवाद चीन और भारत के बीच है और दोनों पक्षों के पास वार्ता के जरिए उचित तरीके से मुद्दे के समाधान के लिए इच्छा शक्ति और क्षमता है। बता दें, अमेरिकी जनरल ने पूर्वी लद्दाख में स्थिति को चिंताजनक करार दिया है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। 18 जुलाई को मतदान होगा और 21 जुलाई को मतगणना की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को इसका ऐलान किया। राष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना 15 जून को जारी होगी। नामांकन की अंतिम तारीख 29 जून है, जबकि 2 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा कि नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह 25 जुलाई को होगा। राष्ट्रपति का चुनाव सरकार चला रहे एनडीए गठबंधन, विपक्ष में बैठे यूपीए गठबंधन और अन्य विपक्षी दलों के 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बनने वाले सियासी समीकरणों को भी साफ करेगा। मुंबई की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को कहा कि गिरफ्तार एनसीपी नेता नवाब मलिक और अनिल देशमुख राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं डाल सकते हैं। अदालत ने दोनों नेताओं द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। उनमें राज्यसभा चुनाव में मतदान के लिए शुक्रवार को विधानसभा जाने की अनुमति मांगी गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग के अलग अलग मामलों में गिरफ्तार नवाब मलिक और देशमुख दोनों ने राज्य की 6 सीटों पर आगामी राज्यसभा चुनाव में वोट डालने के लिए एक दिन की जमानत की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। दोनों अब हाई कोर्ट जा सकते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के वकील ने आदेश की प्रमाणित प्रति जल्द से जल्द मांगी है ताकि वो आज हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकें। पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी करने की आरोपी नूपुर शर्मा को जब गिरफ्तार करने की मांग चल रही हो तो ऐसे में दिल्ली पुलिस ने एआईएमएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। ओवैसी ने इस एफआईआर पर न सिर्फ दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया बल्कि केंद्र से कई सवाल भी पूछ डाले हैं। ओवैसी ने मोदी को भी उनके नफरती भाषणों की याद दिलाई। ओवैसी ने अपनी बात 11 ट्वीट्स के जरिए कही। उन्होंने कहा कि मुझे एफआईआर का एक अंश मिला है। ये पहली एफआईआर है जो मैंने देखी है जिसमें ये तक दर्ज नहीं है कि मेरा अपराध क्या है। किसी ऐसी हत्या की एफआईआर की कल्पना करें जहां पुलिस हथियार का उल्लेख ना करे या जिसमें पीड़ित की मौत हो जाए। मुझे नहीं पता कि मेरी किस खास टिप्पणी ने दिल्ली पुलिस को ये एफआईआर दर्ज करने पर मजबूर किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस में यति नरसिंहानंद, नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल आदि के खिलाफ मामलों को आगे बढ़ाने का साहस नहीं है। दिल्ली पुलिस शायद हिंदुत्ववादी कट्टरपंथियों को ठेस पहुंचाए बिना इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का तरीका सोचने की कोशिश कर रही थी। एफआईआर के बाद एआईएमएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दिल्ली पुलिस दोनों पक्षवाद या संतुलनवाद सिंड्रोम से पीड़ित है। एक पक्ष ने खुले तौर पर हमारे पैगंबर का अपमान किया है जबकि दूसरे पक्ष का नाम बीजेपी समर्थकों को समझाने और ऐसा दिखाने के लिए दिया गया है कि दोनों पक्षों ने अभद्र भाषा बोली थी। ये भी ध्यान दें कि अभद्र भाषा सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ताओं और प्रमुख धर्म गुरुओं ने बोली जो सत्तारूढ़ दल से करीबी संबंध रखते हैं। उन लोगों के बयानों को सोशल मीडिया पर बिना किसी सामाजिक या राजनीतिक स्थिति के बराबर पोस्ट किया गया है। ओवैसी ने कहा कि मेरे मामले में एफआईआर ये भी नहीं कह रही है कि मैंने आपत्तिजनक क्या बोला था, क्या आपत्तिजनक था। ओवैसी ने कहा कि हिंदुत्व संगठनों में हेट स्पीच और कट्टरता को पुरस्कृत किया जाता है। जैसे योगी को हेट के कारण उन्हें लोकसभा सीट दी गई और फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी, मोदी को हेट स्पीच को भी इसी तरह का पुरस्कार मिला। ओवैसी ने कहा कि वो अपने खिलाफ एफआईआर के मामले में अपने वकीलों से सलाह करेंगे और ज़रूरी कदम उठाएंगे। पैगंबर मोहम्मद साहब पर की गई टिप्पणी को लेकर देश भर में बवाल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की हैं।
इन एफआईआर में विवादित टिप्पणी करने वाले नूपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल से लेकर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी, पत्रकार सबा नकवी और कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का नाम भी शामिल किया गया है। स्पेशल सेल की ओर से दर्ज की गई एफआईआर में बीजेपी के पूर्व नेता नवीन कुमार जिंदल, पत्रकार सबा नकवी, हिंदू महासभा की पदाधिकारी पूजा शकुन पांडे, राजस्थान के मौलाना मुफ्ती नदीम और पीस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शादाब चौहान के नाम हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इनके द्वारा की गई सोशल मीडिया पोस्ट के कारण दो समुदायों के बीच मतभेद बढ़ सकते हैं और धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। जबकि दूसरी एफआईआर में बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा, एआईएमएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी और मुसलमानों के खिलाफ लगातार भड़काऊ बयानबाजी करने वाले यति नरसिंहानंद का भी नाम शामिल है। यति नरसिंहानंद इन दोनों जमानत पर बाहर है। नूपुर शर्मा की टिप्पणी को लेकर अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रतिक्रिया दी है। ममता बनर्जी ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले भाजपा नेताओं को गिरफ्तार करने की मांग की। ममता ने ट्वीट कर कहा कि मैं भाजपा नेताओं द्वारा हाल ही में जघन्य और अभद्र भाषा में की गई टिप्पणियों की निंदा करती हूं, जिसके फलस्वरूप न केवल हिंसा फैली बल्कि देश के ताने बाने का विभाजन भी हुआ, जिसमें शांति और सौहार्द भी को नुकसान पहुंचा है। ममता बनर्जी ने इसके साथ ही कहा कि भाजपा के उन नेताओं को तुरंत गिरफ्तार किया जाए ताकि देश की एकता बनी रहे और लोगों को मानसिक पीड़ा का सामना न करना पड़े। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने बुधवार को कुछ न्यूज़ चैनलों के गैर जिम्मेदार बर्ताव की कड़ी आलोचना की, जिन्होंने जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किए जिनकी वजह से अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाया गया। एडिटर्स गिल्ड का ये कड़ा बयान निलंबित बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा की टीवी बहस के दौरान पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी और कुछ चैनलों द्वारा इसकी रिपोर्टिंग पर आया है, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मामला उठा और भारत के कुछ मित्र देशों ने भारत से माफ़ी की मांग की। गिल्ड ने कहा कि इस घटना से देश को अनावश्यक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इससे बचा जा सकता था यदि कुछ टीवी आउटलेट धर्मनिरपेक्षता के लिए देश की संवैधानिक प्रतिबद्धता के साथ साथ पत्रकारिता की नैतिकता और दिशा निर्देशों के प्रति जागरूक होते, जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने जारी किया था। गिल्ड ने कहा कि कुछ चैनल दर्शकों की संख्या और लाभ कमाने की इच्छा से प्रेरित थे, रेडियो रवांडा के मूल्यों से प्रेरित थे, जिनके आग लगाने वाले प्रसारण से अफ्रीकी राष्ट्र में नरसंहार हुआ था। भारत के दौरे पर आई ईरान के विदेश मंत्री डॉक्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में हालिया विवादास्पद टिप्पणी पर चिंता जताई है। ये विवाद शुरू होने के बाद से इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि OIC के किसी सदस्य देश के किसी गणमान्य व्यक्ति की इस तरह की पहली यात्रा है। ईरानी विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने इसकी पुष्टि की कि भारत सरकार और अधिकारी पैगंबर मोहम्मद साहब का सम्मान करते हैं और कहा कि दोषियों से सरकार और संबंधित स्तरों पर इस तरह से निपटा जाएगा कि दूसरे भी सबक लेंगे। ईरान के विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा है कि ईरानी विदेश मंत्री ने मुसलमानों की धार्मिक पवित्रता के प्रति संवेदनशीलता पर गंभीरता से ध्यान देने का आह्वान किया। भारत दौरे पर आए विदेश मंत्री आज मुंबई में होंगे और फिर हैदराबाद की यात्रा करेंगे। बुधवार को उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री S जयशंकर और दूसरे शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की थी। पाकिस्तान के कराची शहर में एक हिंदू मंदिर में बुधवार को तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने गुरुवार को एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस के मुताबिक कराची के कोरंगी इलाके में श्री मारी माता मंदिर के अंदर रखी मूर्तियों को तोड़ दिया गया। मंदिर कोरंगी थाने की सीमा के भीतर जे क्षेत्र में स्थित है। इस घटना से कराची में रहने वाले हिंदू समुदाय में नाराजगी है, विशेष रूप से कोरंगी इलाके में, जहाँ किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस को तैनात किया गया था। एक चश्मदीद ने कहा 6 से 8 लोग बाइक पर आए और मंदिर पर हमला किया। मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।